हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। चलो आज स्टार्ट करते हैं सातत्य समीकरण। आज का टॉपिक है सातत्य समीकरण, क्वांटिटी इक्वेशन। क्वांटिटी इक्वेशन क्या कहता है, इसमें दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये स्टेडी फ्लो के लिए लागू होता है। स्टेडी अपरिवर्ती प्रवाह। अपरिवर्ती प्रवाह क्या होता है, जिस वेग से द्रव क्रॉस सेक्शन 1 पे इंटरेक्ट करेगा उसी वेग से क्रॉस सेक्शन 2 पर एग्जिस्ट करेगा। या हम कह सकते हैं कि द्रव का वेग सभी स्थान पे एक समान होता है। सभी स्थान पे द्रव का वेग, पूरे पाइप में द्रव के वेग में कोई परिवर्तन ना होता है। इसी को क्या कहते हैं, अपरिवर्ती प्रवाह। पूरे पाइप में द्रव के वेग में परिवर्तन नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपरिवर्ती प्रवाह कहते हैं। ठीक। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो क्रॉस सेक्शन 1 पे हम देखें कि क्रॉस सेक्शन 1 पर जो द्रव का वेट होगा, जो द्रव का भार होगा, वही क्रॉस सेक्शन 2 पे होगा, वही क्रॉस सेक्शन 3 पे होगा। ठीक है, वही जो क्रॉस सेक्शन 1 पे होगा वही क्रॉस सेक्शन 2 पे होगा, वही क्रॉस सेक्शन 3 पे होगा। द्रव की वेट में परिवर्तन नहीं होगा पूरे पाइप में। पूरे पाइप में द्रव के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। पूरे पाइप में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, लिक्विड के वेट को एंट्री करा रहे हैं, यही जो है उसी वेट का लिक्विड बाहर फ्लो होगा। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो हम पहले क्रॉस सेक्शन से कंसीडर करते हैं। ठीक है, पहले क्रॉस सेक्शन से कंसीडर करते हैं। तो एकांक समय में, जैसे हमने डिस्चार्ज में बताया था कि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। एकांक समय में द्रव की मात्रा को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। जस्ट लाइक दिस, तो हम कह सकते हैं एकांक समय में द्रव के द्रव्यमान ही सातत्य समीकरण है। हम कह सकते हैं कि एकांक समय में जो द्रव का मॉस होगा, जो द्रव का मॉस एग्जिस्ट करेगा, बाहर निकलेगा, वही क्या है, सातत्य समीकरण है। इसी से हम प्रूव करते हैं। तो पर यूनिट टाइम में द्रव का मास, एकांक समय में द्रव का द्रव्यमान, क्योंकि जो द्रव का द्रव्यमान एग्जिस्ट किया, यही हमें देखना है कि सातत्य समीकरण में ही देखना है कि जो द्रव का वेट हम इसमें इंटर कराए हैं, वही वेट बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि एम बाई टी, एकांक समय में जो द्रव्यमान इसमें प्रवेश कराया गया वही बाहर नहीं निकलना चाहिए। सभी स्थान पे, सभी क्रॉस सेक्शन पे एक समान होना चाहिए। ठीक है, एक चीज हमने बताया था कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से डेंसिटी को इधर ले आए तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी, मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मास के स्थान पे पुटअप कर सकते हैं। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टी। अब यहाँ पे देखें, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं, एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुटअप कर दें इसके स्थान पे वॉल्यूम के स्थान पे एरिया इंटू लेंथ हम पुटअप कर दिए। अब ये कहाँ से आया, हमने कंसीडर किया है, हमने क्या कंसीडर किया है, क्रॉस सेक्शन 1 पे कंसीडर किया है कि सपोज करो कि इसकी जो आप लिक्विड इसमें प्रवेश कराए हो,
उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हमने A1 मान लिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन 1 पे एरिया A1 मान लिया, और जो लिक्विड इसमें प्रवेश किया है उसकी लंबाई L मान लिए हैं, क्योंकि हमने पूरे पाइप का कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल क्रॉस सेक्शन 1 पे कंसीडर कर रहे हैं। जो इसमें पानी, जो इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा उसका कुछ लंबाई ले लिए हैं, L है। क्रॉस सेक्शन 1 पे यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई L है, ठीक है, यहीं पे हमने क्रॉस सेक्शन 1 मान लिया है, क्रॉस सेक्शन 1 है ये, ठीक, लंबाई L है और इसका एरिया A1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ठीक। तो वॉल्यूम के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया एरिया इंटू लेंथ बाई टी। एक चीज़ हम देखें यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं कि L बाई टी को हमने एक साइड ले लिया। L बाई टी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वेग। वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यहाँ से लिक्विड हमारा यहाँ तक विस्थापित हुआ, जहाँ पे दर की बात आएगा वहाँ से हम क्या करेंगे, टी से भाग दे देंगे। जहाँ पे दर की बात आएगा वहाँ पे हम टी से भाग दे देते हैं। तो विस्थापन सपोज करो L विस्थापित हुआ, और कितने समय में विस्थापित हुआ, टी समय में, तो एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन की दर, यही तो है दर को हम टी से टाइम से भाग देते हैं, टाइम से उसको डिवाइड करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो L जो हमारा लिक्विड है यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापित हुआ, और L और दर को हम टी से डिनोट करते हैं, तो L बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, वे यहाँ पे वेलोसिटी को हम पुटअप कर दिए, तो इसका वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं, इसका वैल्यू पुटअप कर दिए। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हो गया ए डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी। वॉल्यूम मत कहिएगा, ए है वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग है, ये वेग है, ये वेग है, ठीक है, ये वेग है, ठीक। अब हमने कंसीडर किया है कि क्रॉस सेक्शन 1 पे इसका द्रव का वेट कितना है, ρ1 A1 V1। एकांक समय में द्रव का वेट कितना है, ρ1 A1 V1। तो सभी स्थान पर हमने क्या अभी बताया कि सभी क्रॉस सेक्शन पर द्रव का भार एक समान होगा। तो यही हम क्रॉस सेक्शन 2 पे निकालेंगे, तो यही क्रॉस सेक्शन 2 पे निकलेगा, वही हमारा क्रॉस सेक्शन 2 पे निकलेगा, वही हमारा क्रॉस सेक्शन 3 पे निकलेगा। तो हम क्रॉस सेक्शन ए पे देखते हैं, तो ρ1 क्रॉस सेक्शन 1 पे देखते हैं, तो ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन 2 पर क्या हो जाएगा, ρ2 A2 V2। इसी प्रकार क्रॉस सेक्शन 3 पे हो जाएगा, तो ρ3 A3 V3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। तो यही आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन तीनों पर यही द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत है, ठीक है, यही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है कि सभी स्थान पर उसका वेट एक समान है, केवल उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्रॉस सेक्शन ए पे ट्रांसफर किए, क्रॉस सेक्शन 2 पे ट्रांसफर किए, क्रॉस सेक्शन 3 पे ट्रांसफर किए, ठीक है, क्लियर है। सपोज करो कि आप यदि कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लोस में कराना चाहते हैं, सपोज करो वाटर हम
प्रवेश कराएं तो वाटर की डेंसिटी सभी क्रॉस सेक्शन पे एक समान होगी। क्लियर है, बात समझ में आए? वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, सॉरी 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है कि नहीं? ठीक है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये जो 1000 किलोग्राम है ये हर सभी क्रॉस सेक्शन पे एक समान होगा। तो सभी क्रॉस सेक्शन पे एक समान होगा तो ρ1 ρ2 और ρ3 बराबर रो हो जाएगा। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू ρ3। डेंसिटी ρ1 इक्वल टू डेंसिटी ρ2 इक्वल टू डेंसिटी ρ3 इक्वल टू डेंसिटी रो। तो हम इस सभी के स्थान पे रो पुटअप कर सकते हैं। ρ1 ρ2 ρ3 के स्थान पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं, रो पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पुटअप हो गया, रो पुटअप हो गया कि नहीं, रो हमने पुटअप कर दिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे रो सब पुटअप हो गया ना, देखो रो यहाँ पे पुटअप हो गया। तो ये रो से रो सब कैंसिल हो जाएंगे, रो से रो कैंसिल हो गया। तो आया क्या हमारा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। ठीक है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। इसी को सातत्य का समीकरण कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया पूरा? ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लियर है पूरा? अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या अनुप्रयोग है। तो देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के द्वारा हम कुछ समीकरण जैसे वेंचुरीमीटर, आर्फिस आदि समीकरणों को हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है, या इसका प्रयोग पंप में किया जाता है। ठीक है, वाटर पंप वगैरह में इसका प्रयोग किया जा सकता है, यही इसका अनुप्रयोग है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।